जर्मनी में बैठकर हमारे विदेश मंत्री को फॉरेन पॉलिसी समझा रहा है, फिर ग्राफिक्स की मदद से फॉरेन पॉलिसी को समझा रहा है। फॉरेन पॉलिसी के 4 स्तंभ होते हैं: कम्युनिकेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी, हार्ड पावर। और हार्ड पावर वाला जरूर इसने मेडिकल स्टोर पर हॉर्स पावर देखकर सोचा रहा। भारत अमेरिका से भी डील करता है और रूस से भी करता है, तो क्या माना जाए, अमेरिका की विदेश नीति फेल हो गई या रूस की विदेश नीति को फेल माना जाए? कुल 5 देशों का उदाहरण देकर राठी कह रहा है कि हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम आता है। अर्थात जो लोग पीएम मोदी की, एस जयशंकर की या अन्य भाजपा नेता की प्रशंसा करें, वो राठी की नजर में अंधभक्त और कांग्रेस के सपोर्टर कुशल राजनीति विज्ञान के ज्ञान। मित्रों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। यह धूर्त देश की जनता को विदेश नीति समझने के लायक ही नहीं समझते। राठी कहता है कि बीजेपी वाले ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोग यहाँ बैठे कटमुल्लों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की भाषा में बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की कुटाई करने के बाद देशभक्तों की सराहना प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? रही बात भारत पाकिस्तान के मुद्दे की, तो ध्रुव राठी को शायद पता नहीं है कि इस मुद्दे को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएन तक लेकर के गए थे मोदी ने। उस समय के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने लगे, सरप्राइज विजिट, जिसकी खूब आलोचना भी। परंतु जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी हमला किया तो पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ, तब एयर स्ट्राइक किया और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। राठी ने अपने वीडियो में आपको यह नहीं बतलाया कि बांग्लादेश बनाने में शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी भूमिका थी और जब तक वे बांग्लादेश के पीएम रहे, भारत के साथ संबंध अच्छे रहे। बांग्लादेश के हिंदू भी सुरक्षित रहे, लेकिन वहां के कट्टरपंथियों ने अपने सबसे बड़े नेता को नहीं छोड़ा। ये जब अपने लोगों के नहीं हुए, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपके हो जाएंगे? परंतु यही राठी यह नहीं बतलाता कि देश पर आतंकी हमला होने के बाद मुसलमान नाम वाले उसी सोशल मीडिया पर खुशी क्यों मनाते हैं, हंसने वाले इमोजी क्यों शेयर करते हैं। अहमदाबाद हवाई दुर्घटना के बाद मुस्लिम नाम वाले किस लिए खुशी मना रहे? तुम पूछ रहे थे ना, भारत के साथ कोई भी देश खुलकर खड़ा नहीं, इजराइल खड़ा हुआ। और आज से नहीं, कारगिल के युद्ध में भी इजराइल हमारे साथ खड़ा था। पाकिस्तान जब परमाणु हथियार बना रहा था, तब भी इजराइल ने कहा था कि भारत इशारा करे तो पाकिस्तान को परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। लेकिन देश में उस समय लुटेरों की सरकार थी, क्या करते? इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है, और इसलिए हिंदू हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत है। यदि किसी राठी को इसकी समझ नहीं है, तो उनको अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। कोई मिल गया के गाने पर नृत्य करने से विदेश नीति समझ में नहीं आती, नहीं पीएम मोदी को अपमानित करने वाले क्लिप लगाकर वीडियो बना देने से उनके इमेज को ढेले भर का फर्क पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं राजन झा। ध्रुव राठी ने अपने नए प्रोपेगेंडा वीडियो में एक बार फिर से आधे सच और आधे झूठ बोल बोलकर यह साबित करने की कोशिश की है कि भारत की विदेश नीति डिजास्टर हो चुकी है। तो चलिए उसके एक एक बात की खाल उतारते हैं और यह साबित करते हैं कि जर्मनी में बैठा सेफर्ड कितना झूठा और प्रपंची है। वीडियो में परिणामापाती के बाद ध्रुव राठी कहता है कि मुंबई में 26/11 के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने कहा था कि इंडिया हैज राइट टू सेल्फ डिफेंस। साफ शब्दों में उनका कहना था कि भारत को आतंकियों को टारगेट करने का अधिकार है। अमेरिका ने भारत को इतना सपोर्ट किया था कि साल भर बाद भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया था। लेकिन राठी यहाँ यह नहीं कहते कि इन सब के बाद परिणाम क्या हुआ। क्या भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की, बम गिराए, या ज्वाइंट स्टेटमेंट देने वाले अमेरिका ने भारत के बदले पाकिस्तान पर कार्रवाई की? सैन्य कार्रवाई छोड़िए, क्या ओबामा ने पाकिस्तान पर किसी तरह का प्रतिबंध ही लगाया? मित्रों, सच तो यह है कि कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया। आगे राठी कहता है कि ट्रंप ने खुलकर भारत का समर्थन नहीं किया जैसा ओबामा ने किया था, वह न्यूट्रल स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन राठी आपको यह नहीं बतलाता कि अब भारत आतंकी हमले के बदले पाकिस्तान के घर में घुसकर मारता है। मनमोहन सिंह के 10 वर्षों में जम्मू कश्मीर समेत भारत के विभिन्न राज्यों में 50 से अधिक छोटे बड़े आतंकी हमले हुए। अधिकतर में पाकिस्तान का हाथ था, लेकिन हमारे सैनिकों के हाथ बंधे थे, जो मोदी के आने के बाद खुल गए। तब लोगों ने जाना कि भारत भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर सकता है। अब भारत ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं देता, ब्रह्मोस देता है सीधा। तो आप तय कीजिए, मनमोहन ओबामा का ज्वाइंट स्टेटमेंट बढ़िया या ब्रह्मोस? मित्रों, हमारी विदेश नीति स्टेटमेंट से तय नहीं होगी, एक्शन के बाद रिएक्शन से तय होगी। हमने पाकिस्तान पर बम गिराया, उसके सैन्य ठिकाने तबाह किए, उसके एयरबेस तबाह किए, 100 से अधिक आतंकी और 50 से अधिक सैनिकों को मार गिराया, जिसमें पाकिस्तानी ऑफिसर शामिल थे, और किसी भी देश ने हमारे विरुद्ध बोलने का साहस नहीं किया। ठीक है, ट्रंप पाकिस्तान को अपना मित्र बतला देता है, उसको हथियार बेचता है, ईरान के विरुद्ध पाकिस्तान की धरती का इस्तेमाल करना है। परंतु क्या ट्रंप ने रूस की तरह भारत पर प्रतिबंध लगाया? ट्रंप को छोड़िए, तुर्की जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, उसी ने भारत पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाया? उल्टे भारतीयों ने तुर्की का बायकॉट करना शुरू किया। केवल कुछ भारतीयों ने अपनी तुर्की की यात्रा स्थगित कर दी, उसी से घुटनों पे आ गिरा। इसको आप फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर कहेंगे?
आगे चलिए। राठी कहता है कि बीजेपी वाले ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। राजनेता, राजनीतिक पार्टी ये हर चीज का राजनीतिक लाभ ही लेंगे जहां भी गुंजाइश हो। यदि कांग्रेस के लोग यहां बैठे कठमुल्लों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की भाषा में बात कर सकते हैं, तो पाकिस्तान की कुटाई करने के बाद देशभक्तों की सराहना प्राप्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? यदि कांग्रेस पार्टी आज भी 1971 के युद्ध की बात कर राजनीति कर सकती है, तो बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर राजनीति क्यों नहीं कर सकती? आगे अपने फालतू से कोर्स का विज्ञापन करने के बाद राठी कहता है कि पीएम मोदी ने सबसे अधिक बार अमेरिका का दौरा किया है, इससे भारत को क्या मिला? मित्रों, पहली बात तो यही कि राष्ट्राध्यक्षों के दौरे ऐसे ही नहीं होते कि यार आज मन कर रहा है चलो अमेरिका से लस्सी वस्सी पी के आते हैं। विदेशी दौरे अधिकतर बुलाए जाने के बाद होते हैं। निमंत्रण पर एक देश के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश के दौरे पर जाते हैं। कई बार कई देशों के संगठन मिलकर शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं, तो उसमें जाना होता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका में ओबामा, ट्रंप, बाइडेन और फिर ट्रंप राष्ट्रपति हुए। स्वाभाविक है एक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पारस्परिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दौरे करने पड़ेंगे। क्वाड देशों के सम्मेलन में फिर से जा सकते हैं, अभी फिर से ट्रंप ने बुलाया है। ध्रुव राठी कटा हुआ वीडियो जल्दी से चलाकर यह कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप ने इसे शेम कह दिया था, जबकि ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर को शेम नहीं कहा। मैं आपको ट्रंप का ऑपरेशन सिंदूर पर पूरा बयान सुनाता हूं। रिपोर्टर के सवाल से ट्रंप के उत्तर थे। Actions between the war in India and Pakistan. What's your position? Oh, it's so terrible. My position is I get along with both. I know both very well, and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat, so hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both countries very well. Good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. मित्रों, ट्रंप कह रहे हैं I want to see the conflict stop and hopefully they can stop now. It's been tit for tat, so hopefully that ends here. अर्थात पाकिस्तानी आतंकियों ने पहलगाम अटैक किया तो भारत ने आतंकी कैंपों को निशाना बनाया। अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। एक तरह से देखें तो यह वार्निंग पाकिस्तान के लिए है। ओबामा और मनमोहन कार्यकाल से तुलना करते करते राठी पहुंच गए सन 1971 में। अब क्या है कि यूपीए सरकार के दौरान हुए आतंकी हमलों के बाद भारत ने तो कोई एक्शन लिया नहीं, कोई काउंटर किया नहीं, तो बेचारा बोले क्या? तो जो काम कांग्रेसी करते हैं वही इसने भी किया। सीधा पहुंच गया इंदिरा गांधी के पास 1971 में। राठी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन राठी ने यह नहीं बतलाया कि इससे भारत को क्या मिला। हमारी सेना ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों से सरेंडर करवाया था। भारत के भी 54 सैनिक पाकिस्तान के पास थे, जिसको बाद में लापता घोषित कर दिया गया। हमने 93,000 सैनिकों को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, लेकिन अपने 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सके। यह ध्रुव राठी नहीं बतला। मित्रों, हम चाहते तो इस शानदार जीत के बाद सैनिकों के बदले पीओके ले सकते थे, नहीं लिए। राठी को बतलाना चाहिए कि किसके दबाव में नहीं लिया। राठी कह रहा है कि अमेरिकी युद्धपोत भारत की तरफ बढ़ रहा था, फिर भी इंदिरा नहीं डरी। अरे भाई, रूस ने अमेरिका से कहा था कि यदि अमेरिका भारत की तरफ बढ़ा तो रूस को भी भारत की मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। इसके बाद अमेरिका पीछे हट गया। इसमें इंदिरा गांधी की कोई बहादुरी नहीं थी। रही बात डर की, तो अमेरिका पाकिस्तान को आज भी सैन्य मदद पहुंचाता है, चीन पहुंचाता है, तुर्की पहुंचाता है, लेकिन भारत फिर भी सब पर भारी पड़ता है। अब राठी कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान मुद्दों को बायलैटरल कहा, यानी द्विपक्षीय कहा। पीएम मोदी लगातार यही कह रहे हैं कि हम किसी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं चाहते। ट्रंप को 35 मिनट तक टेलीफोन पर मोदी ने क्या कहा, यही तो समझाया। राठी ने आपको यह नहीं बतलाया कि G7 समिट में शामिल होने के लिए जब मोदी कनाडा पहुंचे तो ट्रंप मोदी को फेस नहीं कर सका। अमेरिका भाग गया और वहां से टेलीफोन किया कि कहीं मोदी को बुरा न लगे। यह है आज के भारत की ताकत, यह है भारत की डिप्लोमेसी। रही बात भारत पाकिस्तान के मुद्दे की, तो ध्रुव राठी को शायद पता नहीं है कि इस मुद्दे को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएन तक लेकर के गए थे, मोदी नहीं। वीडियो के 9वें मिनट में राठी ट्रंप के बयानों पर फोकस करता है कि ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी, ट्रंप ने ट्रेड का लालच दिया, ट्रंप ट्रंप ट्रंप। मित्रों, अपने कई वीडियो में मैं इसका उत्तर दे चुका हूं कि ट्रंप ने जो दावे किए उसका भारत की सेना ने खंडन किया, भारत की सरकार ने खंडन किया। सार्वजनिक रूप से पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान की याचना के बाद ही भारत ने पाकिस्तान पर हमले रोके।
कल ही परसों ट्रंप ने अपने नए बयान में यह स्वीकार किया कि उसने पाकिस्तान को समझाया था कि सीज फायर के लिए भारत से बात करो, अन्यथा तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। हालांकि पाकिस्तान ने भी दोनों देशों के बीच सीज फायर कराने में अमेरिका की भूमिका को नकार दिया है। ध्रुव राठी ने आपको यह नहीं बतलाया, मैं बतला देता हूं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी समाचार चैनल पर दिए एक इंटरव्यू के दौरान माना कि भारत ने पाकिस्तान के 2 बड़े एयरबेस नूर खान और शोरकोट पर हमला किया था। उन्होंने खुलासा किया कि 6 से 7 की दरमियानी रात जब पाकिस्तान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा एयर स्ट्राइक किया और नूर खान शोरकोट एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। डार ने बताया कि भारत के हमलों के बाद सऊदी अरब के प्रिंस ने भारत से फोन पर बात करने का प्रस्ताव दिया था। फिर पाकिस्तान की हामी के बाद सऊदी अरब ने भारत को मनाने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया आर्म फोर्सेस को, डिटेल तय हो गई कि हमने क्या रोल आउट करना है, और वो हमने 4 बजे के बाद शुरू किया। ये उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो वो उन्होंने जो कोशिश की, तो उसके बाद बाय द वे उसके बाद विद इन 45 मिनट्स मुझे सऊदी प्रिंस फैसल साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे वही बात की कि ब्रदर आई जस्ट अंडरस्टूड कि जी आपकी बात हुई है रूबियो से, और अपना एम आई ऑथोराइज टू टॉक टू जयशंकर ऑल्सो एंड कन्वे के यू आर रेडी देयर, दे स्टॉप। आई से यस ब्रदर यू कैन। और उन्होंने मुझे वापस फ़ोन भी किया, प्रिंस फैसल ने को 20-25 में फ़ोन किया कि मैंने जयशंकर साहब को ये कह दिया। तो बात यह है कि अगर ये उन्होंने अपना किरदार अदा किया है और वो क्रेडिट लेते हैं, 13 दफ़ा ले लें, 130 दफ़ा ले लें, हमें उसको वेलकम करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर ने ऑथराइज किया। वीडियो में राठी एक ही बात को 4 बार दोहरा रहा है, पीएम की पुरानी बाइट लगा रहा है। यहां उसे पता नहीं चलता कि पीएम की यह बाइट इसके वीडियो की ही धज्जियां उड़ा रही है। पीएम की उस बाइट में वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ओबामा के पास रोने जाता है। अरे पाकिस्तान जाओ ना। मित्रों, जब वही मोदी पीएम बने तो उन्होंने दिखा दिया कि पाकिस्तान के पास कैसे जाना है। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के बाद पहले तो पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश की, पाकिस्तान का दौरा भी किया। उस समय के पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने भी गए, सरप्राइज विजिट, जिसकी खूब आलोचना भी हुई। परंतु जब पाकिस्तानी आतंकियों ने उरी हमला किया तो पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हमला हुआ तब एयर स्ट्राइक किया और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और बतला दिया कि कैसे अमेरिका नहीं पाकिस्तान जाना है। ध्रुव राठी ने कहा कि पीएम मोदी कहते थे हम पूरी दुनिया पर प्रेशर डाल सकते हैं। अब कहां गया वह प्रेशर? आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन दे दिया। मित्रों, पाकिस्तान की इकोनॉमी में 8,500 करोड़ का इजाफा नहीं हुआ लोन मिल जाने से, उसको इतने का कर्ज मिला है। और हम जापान से आगे निकलते हुए विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। कौन बेहतर होगा, इसका निर्णय आप कीजिए, अपने विवेक से कीजिए। दूसरी बात यह कि यदि आईएमएफ जैसी संस्था पाकिस्तान जैसे देश को यह जानते हुए कि वह आतंकवाद को बढ़ावा देता है, लोन पर लोन दे देती है, तो आलोचना किसकी होनी चाहिए? भारतीय विदेश नीति की या इन वैश्विक संस्थाओं की जो आंख बंद करके आतंकियों का वित्त पोषण कर रहे हैं? मित्रों, आगे ध्रुव राठी ने कहा कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और पीएम मोदी इसके पहले G7 और G20 समिट में गर्मजोशी से मिल चुके हैं। पीएम मोदी पहले तुर्की गए, फिर एर्दोगन दिल्ली आए और इस दौरान पीएम मोदी और एर्दोगन लंबे समय तक हैंडशेक करते हैं और ऐसा लगता है दोनों नेताओं के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। फिर भी भारत और पाकिस्तान के बीच जब तनाव हुआ तो तुर्की ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? राठी सुनो, मुसलमानों में एक शब्द है उम्मा, इसका अर्थ पता करना, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दूसरी बात, प्रश्न मोदी से नहीं एर्दोगन से होना चाहिए, क्योंकि धोखा पीएम मोदी ने नहीं एर्दोगन ने दिया है। लेकिन यहां राठी ने तुर्की और एर्दोगन का जिक्र इसलिए भी किया ताकि आमिर खान पर लगे दाग को धोया जा सके। मित्रों, ऊपर मैंने पीएम मोदी के पाकिस्तान दौरे का जिक्र कर दिया था, तब मुझे नहीं पता था कि राठी इस पर भी बोलेगा। राठी कह रहा है कि पीएम मोदी ने बार बार पाकिस्तान के साथ दोस्ती की कोशिश की, पाकिस्तान गए भी, कांग्रेस ने भी इसकी आलोचना की थी। फिर भी पीएम मोदी नवाज शरीफ को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए पाकिस्तान चले। लेकिन इन सब का परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तानी आतंकियों ने आपके देश पर हमला कर दिया। मित्रों, यदि पीएम मोदी ने अपनी तरफ से दोस्ती की कोशिश नहीं की होती तो आज कांग्रेसी इकोसिस्टम ऐसे ही हाथ उठा उठाकर कह रहा होता कि क्या पीएम मोदी को बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए था, अपनी तरफ से दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए था। मतलब शांति और दोस्ती के प्रयास की भी कोई कैसे आलोचना कर सकता है, यह समझ के परे। अब आते हैं चीन पर। चीन के राष्ट्रपति के साथ भी पीएम मोदी ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया।
दोनों नेता एक दूसरे के देश पहुंचे, गले मिले, साथ साथ झूला झूले और इसके साथ साथ बॉर्डर पर तनाव भी चलता रहा। पर भारत दबा नहीं। भारत का स्टैंड है, दोस्त बनकर आओगे गले लगाएंगे, शत्रु बनकर आओगे तो उसी प्रकार का उत्तर देंगे। यह नहीं कि हिंदी चीनी भाई भाई करते रहे और अक्साई चीन समेत कई इलाकों को हाथ से धो गए। राठी कहता है कि चीन ने भारत का नहीं पाकिस्तान का समर्थन किया। पहली बात कि चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के दुश्मन हैं, इसलिए दोनों दोस्त हैं। दूसरी बात कि चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए भारत के विरुद्ध क्या एक्शन लिया, क्या बिगड़ गया भारत का। राठी बांग्लादेश का उदाहरण दे रहा है। अरे भाई, बांग्लादेश के मुसलमान आज से नहीं वर्षों से हिंदुओं के दुश्मन हैं। कितनी ही बार बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है। राठी ने अपने वीडियो में आपको यह नहीं बतलाया कि बांग्लादेश बनाने में शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी भूमिका थी और जब तक वे बांग्लादेश के पीएम रहे भारत के साथ संबंध अच्छे रहे, बांग्लादेश के हिंदू भी सुरक्षित रहे, लेकिन वहां के कट्टरपंथियों ने अपने सबसे बड़े नेता को नहीं छोड़ा। और आज की स्थिति यह है कि पीएम शेख हसीना को जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। ये जब अपने लोगों के नहीं हुए, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपके हो जाएंगे। परंतु क्या जब तक शेख हसीना पीएम थी तब तक भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध खराब हुए? राठी के पास इसका उत्तर नहीं होगा। श्रीलंका के एक पोर्ट की देखभाल चीन कर रहा है तो वहां चीन की शिप जाकर खड़ी हो गई। इससे भारत की विदेश नीति कैसे गड़बड़ा गई भाई? चीन ने अचानक भूटान के कुछ हिस्सों पर दावा कर दिया, जिसे लेकर चीन और भूटान के बीच बातचीत हुई। भारत यह सुनिश्चित कर रहा था कि भूटान को कमजोर समझकर चीन उसकी जमीन न हड़प ले। इसके लिए भारत अलर्ट था। राठी ने अपने दर्शकों को यह समझा दिया कि भारत और भूटान के रिश्ते बिगड़ गए। यह धूर्तता नहीं, यह तो मूर्खता है। ध्रुव राठी ने फिर नेपाल का उदाहरण दिया और कहा कि नेपाल के पीएम अपने पहले दौरे पर भारत आते रहे हैं, लेकिन केपी शर्मा ओली चीन चले गए। भारत की आजादी के बाद नेपाल में भी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। ऐसे में नेपाल के राजा त्रिभुवन नेपाल को भारत का एक राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसमें अधिक रुचि नहीं ली। अन्यथा नेपाल या तो हमारा एक राज्य होता या बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों की कुल संख्या और बढ़ गई होती। रही बात केपी शर्मा ओली के भारत दौरे की। मित्रों, केपी शर्मा ओली जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भारत का दौरा किया था। जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने चीन का दौरा किया। क्या राठी यह कहना चाहता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री को बार बार भारत का ही दौरा करना चाहिए, तभी हमारी विदेश नीति को सफल माना जाएगा? नेपाल से हमारे रिश्ते कैसे हैं यह समझने के लिए राठी को जनकपुर आकर देखना चाहिए। फर्क नहीं कर पाओगे कि कौन भारतीय है कौन नेपाली। मालदीव्स की बात करते हो कि मालदीव्स ने यहाँ व्यापार कर लिया, वहां कर लिया। अरे भाई, तो मालदीव्स सिर्फ भारत से ही व्यापार करेगा क्या? यह भी तो बतलाओ कि मालदीव्स में भारत विरोधी पार्टी की जब सरकार बनी तो उसके कुछ ही दिनों के बाद में उनकी सारी हेगड़ी बाहर आ गई। मालदीव्स भारत के आगे नाक रगड़ने लगा और तब चीन और तुर्की से नहीं, भारत से उसे $50 मिलियन की सहायता मिली। यह कौन बतलाएगा? राठी का कहना है कि ईरान और सऊदी के नेता भारत आए और पाकिस्तान चले गए। ईरान और सऊदी दोनों इस्लामिक देश हैं। यह कहाँ का नियम है कि जिस देश का संबंध भारत से है उसका संबंध दूसरे देश से नहीं हो सकता? भारत अमेरिका से भी डील करता है और रूस से भी करता है। तो क्या माना जाए, अमेरिका की विदेश नीति फेल हो गई या रूस की विदेश नीति को फेल माना जाए? कुल 5 देशों का उदाहरण देकर राठी कह रहा है कि हमारे देश के फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम है। दुनिया में 195 देश हैं। इतना ही नहीं, राठी आगे आपको ग्राफिक के साथ यह भी समझाएगा कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और उसमें परिभाषा देगा राजनीति वाली। कहते हैं ना कि राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। यह लाइन उठाकर राठी कॉपी पेस्ट करता है और कहता है कि फॉरेन पॉलिसी में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। फिर ग्राफिक्स की मदद से फॉरेन पॉलिसी को समझा रहा है। फॉरेन पॉलिसी के 4 स्तंभ होते हैं: कम्युनिकेशन, कल्चरल डिप्लोमेसी, हार्ड पावर। और हार्ड पावर वाला जरूर इसने मेडिकल स्टोर पर हॉर्स पावर देखकर सोचा हो। फिर सॉफ्ट पावर। तो आगे राठी जर्मनी में बैठकर हमारे विदेश मंत्री को फॉरेन पॉलिसी समझा रहा है। वह कह रहा है कि फॉरेन पॉलिसी चेस जैसा होता है, जबकि एस जयशंकर ने इसे क्रिकेट जैसा बतला दिया। मित्रों, एस जयशंकर ने एक क्रिकेट इवेंट के दौरान विदेश नीति को क्रिकेट जैसा कहा था। अलग अलग समय में परिस्थितियों के अनुसार परिभाषाएं समझाई जाती हैं। एस जयशंकर ने विदेश नीति को क्रिकेट जैसा बतला दिया। इसका अर्थ यह नहीं कि उनको विदेश नीति का पता ही नहीं। गणित के शिक्षक यदि 2+2 न कहकर यह कहें कि तुम्हारे पास 2 आम है और उसमें 2 आम और जोड़ लो, तो क्या यह माना जाए कि उनको गणित नहीं आता?
मित्रों, एस जयशंकर एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, फिर नेता बने, विदेश मंत्री बने। उनके बात करने की अपनी स्टाइल है, वे टू द पॉइंट बात करते हैं, सीधी और खरी बात करते हैं। किसी देश का एजेंडाधारी पत्रकार उनसे उल्टे सवाल पूछकर बचकर नहीं निकल सकते, उनको फिर वैसा ही जवाब मिलता है, फिर वो जवाब सोशल मीडिया पर वायरल होता है। एक उदाहरण देता हूँ। एक बार विदेश में एक पत्रकार ने एस जयशंकर से रूसी तेल खरीदने को लेकर के सवाल पूछा, तो एस जयशंकर ने कहा कि भाई, रूस से हम ही तेल थोड़ी खरीद रहे हैं, पूरा यूरोप वही तेल खरीद रहा है, तो उससे तो आपको आपत्ति नहीं हो रही। भारत खरीद रहा है तो उससे आपको आपत्ति हो रही। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. इस तरह के उत्तर वो लेफ्ट लिबरलों को देते रहते हैं। इन उत्तरों के छोटे छोटे क्लिप बनकर वायरल हो जाते हैं। इस पर राठी अपने वीडियो में कहता है कि अंधभक्तों को यह सब खूब पसंद आता है। अर्थात जो लोग पीएम मोदी की, एस जयशंकर की या अन्य भाजपा नेता की प्रशंसा करें, वो राठी की नजर में अंधभक्त और कांग्रेस के सपोर्टर कुशल राजनीति विज्ञान के ज्ञाता। ध्रुव राठी ने एस जयशंकर को ठीक से जाना नहीं है। मैं बतलाता हूं एस जयशंकर कौन है। एस जयशंकर ने जेएनयू से राजनीति विज्ञान में एमए और एमफिल किया है और इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी धारक है। उन्होंने परमाणु कूटनीति यानी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। मित्रों, एस जयशंकर ने 1977 में इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया था। विदेश मंत्री बनने से पहले वे विदेश सचिव के रूप में कार्यरत थे। ऐसे व्यक्ति को यूट्यूबर ध्रुव राठी विदेश नीति समझा रहा है। कह रहा है कि मनमोहन सिंह के समय सरकार की विदेश नीति पर आम लोग चर्चा नहीं किया करते थे या उनको अधिक जानकारी नहीं दी जाती थी। अब सरकार ने इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसका बलिदान दे दिया है, यानी फॉरेन पॉलिसी का बलिदान दे दिया है। मित्रों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। यह धूर्त देश की जनता को विदेश नीति समझने के लायक ही नहीं समझता। इसकी नजर में देश की जनता भावुक है और विदेश नीति की समझ नहीं रख सकती। सरकार के कामकाज में ट्रांसपेरेंसी को ध्रुव राठी फॉरेन पॉलिसी का बलिदान कह रहा है, यानी देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की विदेश नीति क्या है, दुनिया के अलग अलग घटनाक्रम पर देश क्या करने जा रहा है या क्या विचार रखता है, आम लोगों का यह जानना फॉरेन पॉलिसी का बलिदान देना हो गया, वह भी एक लोकतांत्रिक देश में। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन राठी यह नहीं कहता कि कांग्रेस भी तो चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम मुस्लिम करती है। राठी अपने वीडियो में कहता है कि बीजेपी समर्थक, जो कि अधिकतर हिंदू हैं, वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। परंतु यही राठी यह नहीं बतलाता कि देश पर आतंकी हमला होने के बाद मुसलमान नाम वाले उसी सोशल मीडिया पर खुशी क्यों मनाते हैं, हंसने वाले इमोजी क्यों शेयर करते हैं। अहमदाबाद हवाई दुर्घटना के बाद मुस्लिम नाम वाले किस लिए खुशी मना रहे थे। ध्रुव राठी, एक बात बतलाओ, इजराइल के समर्थन में कितने हिंदू सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट किए? और मैं बतलाता हूं कश्मीर से लेकर लखनऊ तक फिलिस्तीन के समर्थन में कितने मुस्लिम सड़कों पर उतर, गूगल करके भी देख सकते। फिलिस्तीन का समर्थन भारत के मुसलमान क्यों करते हैं? हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ना। हमास ने इजराइल पर हमला किया ना, पहले हत्या की, बलात्कार किया और अगवा करके ले गए वहां के लोगों को। इजराइल ने बार बार चेतावनी दी कि बंधकों को छोड़ दो, लेकिन बदले में हमास लाशें भेजता रहा और तो लड़कियों बच्चियों का बलात्कार करता रहा, उनकी हत्या करता रहा। क्या करता इजराइल? डोजियर सौंपता। इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। तुम पूछ रहे थे ना, भारत के साथ कोई भी देश खुलकर खड़ा नहीं, इजराइल खड़ा हुआ। और आज से नहीं, कारगिल के युद्ध में भी इजराइल हमारे साथ खड़ा था। पाकिस्तान जब परमाणु हथियार बना रहा था, तब भी इजराइल ने कहा था कि भारत इशारा करे तो पाकिस्तान को परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे। लेकिन देश में उस समय लुटेरों की सरकार थी, क्या करते? इजराइल हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है, और इसलिए हिंदू हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत है। ध्रुव राठी और ध्रुव राठी जैसे हिंदू विरोधी कान खोलकर सुन ले, हिंदुओं को मुसलमानों से नफरत नहीं है, पाकिस्तान परस्त मुसलमानों से नफरत है। हिंदुओं को कट्टरपंथियों से नफरत है, गजवाए हिंद का सपना देखने वालों से नफरत है। हिंदुओं को लव जिहादियों से नफरत है। हिंदुओं को गौ हत्या करने वालों से नफरत है। हिंदुओं के दुश्मनों से उनको नफरत है, और यह नफरत गलत है तो गलत सही। हमें किसी राठी रवीश और कांग्रेसी चमचे बेलचों के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। असल बात तो यह है कि राठी को न विदेश नीति की समझ है, न ही कूटनीति का ज्ञान है।
यदि होता तो उसे पता होता कि इजराइल फिलिस्तीन और रूस यूक्रेन पर भारत का बैलेंसिंग एक्ट ही इसके उत्तम विदेश नीति का उदाहरण है। विदेश नीति ऐसी ही होनी चाहिए। यदि किसी राठी को इसकी समझ नहीं है तो उनको अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए। कोई मिल गया के गाने पर नृत्य करने से विदेश नीति समझ में नहीं आती, नहीं पीएम मोदी को अपमानित करने वाले क्लिप लगाकर वीडियो बना देने से उनके इमेज को ढेले भर का फर्क पड़ता है। हमारी विदेश नीति पहले की तुलना में मजबूत हुई है और इसका उदाहरण है कनाडा। मित्रों, कनाडा खालिस्तानी आतंकवाद के कारण भारत का शत्रु राष्ट्र बनता जा रहा था। जस्टिन ट्रूडो के कारण तो दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिश्ते खराब हो गए, विशेषकर जब आतंकी निज्जर की हत्या हुई। उसके बाद इसका आरोप भारतीय एजेंसियों पर लगा दिया गया। इस घटना के कुछ ही महीनों के भीतर ट्रूडो को राष्ट्रपति के पद से हटना पड़ा और नए राष्ट्रपति मार्क कार्नी ने पीएम मोदी को G7 समिट के लिए न्योता भेजा। वे पहले प्रधानमंत्री थे कनाडा जाकर G7 समिट में हिस्सा लेने वाले। उसके बाद क्या हुआ? कनाडा की खुफिया एजेंसी ने भारत के दावों पर मुहर लगा दी और यह स्वीकार किया कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में खालिस्तानियों को कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बतलाया गया, जिसकी वार्निंग भारत उनको पहले ही दे चुका। रूस यूक्रेन को लेकर हमारी डिप्लोमेसी का ही नतीजा है कि यूरोपीय संघ, यूक्रेन और अमेरिका तक मानता है कि भारत दखल दे तो युद्ध रुक सकता है। भारत दुनिया का अकेला देश है जिसे ईरान और इजराइल दोनों अपना साथी समझते हैं। यह भारत की बढ़ती साख नहीं तो और क्या है। भारत ने नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ चीन के बढ़ते डिप्लोमेटिक रिश्ते पर अंकुश लगा दिया है और सभी देश एक बार फिर से अपनी निर्भरता और भविष्य भारत भरोसे छोड़ रहे हैं। मित्रों, राठी वह आत्ममुग्ध यूट्यूबर बन चुका है जो सोचता है कि मिलियन में फॉलोअर और व्यूज आने के कारण वह यूट्यूब का देवता है और मृत्यु लोक के भारतवर्ष के भरतखंड के सभी लोग उसकी पूजा करते हैं। इसलिए जो वह कहेगा वही सत्य है, जो वह सोचेगा वही भविष्य। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। आज के लिए इतना ही। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, विशेषकर राठी के फैंस तक तो जरूर पहुंचाएं। उनका सच जानना अति आवश्यक है, अन्यथा गुमराह होते रहें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।